ब्रॉडबैंड लगा? नमस्कार। आज विशेष स्टोर में मौजूद हैं जो उत्तराखंड के बागेश्वर नामक स्थान। बागेश्वर बहुत ही एक ऐतिहासिक और शासकीय स्थल है जहाँ कुली मेवाड़ आंदोलन आजादी के आंदोलन के साथ साथ चला और उत्तराखंड स्थली बनाया। भगवान बागनाथ की पवित्र सरयू और गोमती का संगम। आज वहां से हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीश सिंह दफोटी जी। दफोटी जी चित्रकला के शिक्षक हैं, लेकिन के अलावा भी बहुत सारे, और वो गीत भी लिख सकते हैं, वो गाना भी गा सकते हैं। उनकी जो सबसे खास है वो है चीड़ के जो पेड़ है उनका जो छिलका है, उनका जो जल है। और आने वाले में अगर ये कला फैलती है तो ये उत्तराखंड और बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ चीड़ के जंगल बहुतायत में है वहाँ रोजगार बन सकता है। आज हम फोर्टी जी से उनकी कला के बारे में और भी बहुत चर्चा की। उनसे सीखेंगे कि कैसे हमारे नए लोग इस क्षेत्र में आ सकते हैं, इस कला को सीख सकते हैं और वो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे शो में हरीश दफोटी जी बागेश्वर से। हरीश दफोटी जी का आपने से हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जोशी जी। आप दो टीचर शो के एपिसोड 35 में। नमस्कार। हमारे सह संचालक अभी ज्वाइन करेंगे हमको, श्री मुकेश बहुगुणा जी। पूरन सिंह बोहरा जी सबको नमस्कार भेज रहे हैं। खोटी जी। हाँ सर जी खोटी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सुनाई दे रहा है? नमस्कार। हाँ मुझे आवाज आ रही है आपकी। आप दोनों को सबसे पहले मैं अपना प्रणाम करना चाहता हूँ। ये मुझे एक इस तरह का मंच देने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है जो क्या कहते हैं टीचरों को बोलने का मौका दे रहा है, अपनी बात रखने का मौका दे रहा है। विशेषकर कला के क्षेत्र में जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो ऐसे उसमें आप एक मंच दे रहे हैं, तो मैं आप दोनों को पहले बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम न केवल फेसबुक लाइव में आए, एक दिन ऐसा हो कि ये दूरदर्शन और प्रसार भारती में इसका प्रसारण हमारे किया तीसरे जाए, साथी भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जो कि टीचरों को मंच प्रदान करता है। तो मैं गिरीश जी को और बहुगुणा जी को, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये जी दफोटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि और बाकी हमारे शिक्षक की जो देश भर से शो को देख रहे हैं उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। सर हम सबसे पहले जानना कि आप इस वक्त बागेश्वर में है और मूल रूप से बागेश्वर के रहने, तो आप शिक्षा और कला की ओर आपका रुझान कैसे? सर माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल अच्छे से सुन नहीं पाया, दोबारा। मेरा सवाल दफोटी जी की आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका रुझान कैसे हुआ इस कला तरफ? शिक्षा की और कला की अच्छा पहले जी बहुगुणा जी को कहा, मैं उनसे मैं जुड़ नहीं पाया था। नमस्कार सर, प्रणाम। मैं थोड़ा नेटवर्क आज देर हो गई थी, नेटवर्क स्लो था मेरा आज। अच्छा सर, आपने जो सवाल किया मैं उसकी ओर को आता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा पीसीएम ग्रुप से हुई है। मैं साइंस स्ट्रीम का छात्र था कक्षा 12 तक। तो लेकिन कला के प्रति रुझान पहले से था। मेरी माताजी और पिताजी दोनों शिक्षक रहे हैं।
और मेरी माताजी विशेषकर टीएलएम जो चलता था स्कूलों में, उसके प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हैं। अपने समय में उन्होंने बहुत काम किया। उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और मैं इसका एक श्रेय हमारे कांडपाल आचार्य जी थे विवेकानंद में, तो उनको भी विशेष कर देना चाहता हूँ कि उनकी कला को देख के मैं थोड़ा प्रभावित हुआ। और विशेष इस क्षेत्र की ओर को मुझे ले जाने का एक जो मुख्य श्रेय जाता है वो मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब स्वर्गीय कमल दफोडी जी को जाता है। दरअसल मैं इंटर के बाद हर बच्चा, जैसे हर बच्चा थोड़ा पसोवेश में होता है कि आपने कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए। तो उस वक्त मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन थी, तो लेकिन मेरे बड़े भाई साहब को लगा कि मेरी रुचि कला की तरफ है, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप आगे की पढ़ाई जो है कला की ओर से कीजिए। उससे पहले मैं जानता भी नहीं था कि शायद कि स्नातक या ऐसे स्तर पर शायद कला एक विषय भी होता होगा, क्योंकि हम लोग बागेश्वर से छोटी जगह में आते हैं। उस समय इतना डेवलपमेंट भी बागेश्वर में नहीं। तो वो चूँकि बाहर रहते थे, तो उनकी प्रेरणा से मुझे फिर मैंने अल्मोड़ा से स्नातक किया इस विषय में, फिर परास्नातक किया। फिर मुझे नैनीताल डीएसबी कैंपस से इसी विषय में शोध करने का मौका मिला, और इसी विषय में मुझे यूजीसी नेट की उपाधि भी प्राप्त हुई। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे घर से ही थे। हमारे फैमिली में वैसे तो कोई कलाकार नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरे से जितनी कोशिश हो गई मैं क्षेत्रीय कला को आगे ले जा सकता हूँ। ये आपकी जो पीएचडी है, ये आपने किस सब्जेक्ट में की? मैंने सर विजुअल आर्ट में किया। मेरा वैसे क्षेत्र है वुड कार्विंग, जो हमारे खोली द्वार होते हैं, हमारे जो प्राचीन घरों के दरवाजे खिड़कियाँ, उसमें रूपक अलंकार होते हैं, तो उन पे मैंने काम किया है। तो ये बगेट शिल्प की ओर को जाने का एक श्रेय इसका भी है कि मुझे वुड कार्विंग में काफ़ी रुचि थी। अच्छा, आजकल तो ये जो बकेट वाला सिस्टम है सर, ये आपके दिमाग में कैसे आया? ये भी इससे भी काम हो सकता है, ये कैसे आपके दिमाग में आया? सर बगेट को जब मैं बचपन में शायद मैं 9th-10th में रहा हूँगा, उस समय हमारे बागेश्वर में बैंक में श्री भुवन लाल साजी हुआ करते थे। तो उन्होंने पहले काम शुरू किया था, तो उनका मैंने काम देखा था, लेकिन उस समय मैं थोड़ा संकोची स्वभाव का था, तो मैं उनसे मिल नहीं पाया। उनका काम मैंने देखा था कि वो बगेट से अलग-अलग तरह की घड़ियाँ बनाते थे या थोड़े कुछ चीज़ें बनाते थे। तो पहला मेरा आकर्षण वही था कि हाँ, मुझे पहले, और मैं तब जानता भी नहीं था कि बगेट होता क्या है। लेकिन पहला इंप्रेशन मेरा बगेट के प्रति उस समय हुआ। मुझे लगा कि मैं जीवन में कभी न कभी इस पे विधा पे काम करूँगा, लेकिन कभी लाइफ में मौका नहीं मिला। फिर जब मैं स्कूल में आया तो छात्रों के साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत बढ़ा। हम लोग कला उत्सव में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और अपने बागेश्वर का नाम हमने बहुत आगे किया है, अपने विद्यालय का नाम। तो वहाँ चैलेंजेस जो मिलते थे कि एक नई कला को प्रस्तुतिकरण किया, तो मुझे लगा कि यार एक बगेट भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकती है अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए। और एक बहुत क्योंकि बगेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें काम बहुत सरलता से हो सकता है। तो फिर ऐसे मेरा स्कूल के द्वारा, बच्चों के द्वारा मेरा बगेट से जुड़ाव हो गया। डॉक्टर मैं शुभ प्रार्थी हूँ। हालांकि मैंने अल्मोड़ा में काफी समय बिताया है, लेकिन मैं नहीं जानता बगेट क्या होता है। बगेट क्या होता है? व्हाट इज बगेट? सर हाँ सर, बगेट सर चील की छाल होती है। शायद छाल की जो बाहरी परत और चील की जो लकड़ी होती है, उनके बीच में जो एक वो बारीक सा हिस्सा होता है, मोटा सा, वो बगेट होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बगेट को हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं। ताकि आपके पास है बगेट आपके यहाँ? हाँ सर, ये है बगेट। क्योंकि उससे मैंने देखा हिस्सा तो निकलता है पेड़ से। हाँ हाँ हाँ। बट आप कह रहे हैं चीड़ के तने की छाल और तने का हिस्सा? हाँ सर, जो तने का, जो एक्चुअली बगेट का जो ये जिस पे हम काम करते हैं, छाल और तने का हिस्सा इज कॉल्ड बगेट। जी 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 जी। बगेट एक्चुअली ऐसा नहीं कि हर पेड़ पे आपको बगेट प्राप्त हो जाएगा। चीड़ के हर पेड़ पे आपको बगेट प्राप्त नहीं होता।
बगेट एक्चुअली पुराने जो पेड़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको लंबा समय हो गया होता है, तो उन पेड़ों से प्राप्त होता है। उनको थोड़ा पहचान करना ज़रूरी ओह। आना चाहिए आपको। हाँ, तो उनकी जड़ों पे मिलता है, जड़ों का जो तना वाला हिस्सा होता है, तो इसको आप एक जड़ और तने के बीच का एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं कि आप जो छाल होती है उससे आप लकड़ी हाँ। बनते जा रही है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन बगेट है। लकड़ी और छाल के बीच में जो के बीच का जो हिस्सा होता है, चीड़। जी, चीड़ की लकड़ी, चीड़ ओके, चीड़ की छाल। चीड़ का चीड़ का साइंटिफिक नेम, चीड़ का साइंटिफिक नाम क्या है? सब चीड़ का पाइनस। साइंटिफिक नाम क्या है? क्योंकि स्टूडेंट रहे, कई सारे टीचर चीड़ देखा नहीं होगा उन्होंने, देश भर के कई टीचर। हाँ, फाइकस। सब पाइनस है शायद, चीड़ का बोटेनिकल नेम क्या है? सर मेरे ख्याल से पाइनस है। मैं बहुत अच्छे से मुझे इसकी ज्यादा वो नहीं है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। दो शब्द होंगे, पाइनस रॉक्सबर्गी दो शब्द होंगे उसमें, एक शब्द का नहीं होता। हाँ जी, पाइनस रॉक्स होगी जी। हाँ जी, भट्ट जी ने सही सही कहा। जी 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 ओके, जी, ठीक भट्ट है। जी ने बताया है। जी जी, फाइनस, बिकॉज इट हैज पाइन्स। अच्छा, जी जी। पाइनस, ओके। वो लिख रहे हैं कि आपकी कुछ कलाकृतियां मेरे पास हैं। ना, मेरी आपकी नहीं है बनाई सर, हुई वो कह कुछ रहे हैं कि कलाकृतियां साजी उनके की हैं। पास हैं, भुवन। और टीचर बहुत आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार प्रेषित कर नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वो अच्छा, सबको मोटी जी की आपके नहीं, सभी शाहजी दर्शकों की को मेरा शाह जी कलाकृति की, नमस्कार। ओके ओके मैं ओके। मैं शाह जी की कुछ मैं आपके कलाकृतियां, दर्शकों को मैं चलिए। श्रोता है हमारे, अभी तो दर्शक तो नहीं, वो श्रोता कह सकते हैं। हाँ, श्रोता। ये कह रहे हैं पाइनस रॉक्सबुर्गी। जी 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 पाइनस रॉक्सबुर्गी इसका नाम है। जी जी, पाइनस रॉक्सबर्गी। शायद बोटेनिकल नेम में पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल आता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो स्मॉल, सॉरी दूसरा वर्ड जो होता है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। जी ये सर जी। बॉटनी का एक रूल है शायद, साइंटिफिक नेम्स में पहला वर्ड कैपिटल। दर्शकों को दिखाइए सर जरा, और बताइए इसके बारे में। सर मैं आपको कुछ अपने कार्य दिखाना चाहता हूँ बगेट के। एक्चुअली हमने तो रिंगाल पे भी काम किया है, लेकिन मैं आपको आज बगेट पे ही दिखाऊंगा। आप एक ये एक केदारनाथ टेम्पल बनाया है हम लोगों ने। ब्यूटीफुल, रख दो भाई, मैं बहुत बात कर रहा सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर। कितनी बार बोला जब मैं वाह, अद्वितीय कला यार। सर अभी आप अभी कह तो रहे हैं आप शुरुआत साइंस है। के स्टूडेंट थे, वुड कार्विंग में आ गए? बहुत अमेजिंग, बढ़िया। अमेजिंग। वाह वाह, सर बहुत सुंदर। एक घड़ी बनाई है सर हमने। केदारनाथ आप जी की देख मूर्ति पाए? दोबारा दिखा दीजिए सर, केदारनाथ जी का। अच्छा, हाँ, ठीक है, सुंदर। ये बगेट बहुत की बढ़िया। कहलाएंगे? उसको थोड़ा सा पीछे ले जाइए दफोटी जी, थोड़ा पीछे तो पूरा दिखेगा ये। जी तो जी जी। खूबसूरत केदारनाथ जी की आपने कलाकृति बनाई है। डॉक्टर हरीश, ये बगेट की कहलाएंगी? हाँ सर, बगेट है ये, टोटल सब बगेट है, बगेट द्वारा निर्मित है? पूरा बगेट है सर ये। आपको मैं एक छोटा सा बागनाथ मंदिर दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा बागनाथ मंदिर दिखाता हूँ आपको। कई 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 हाँ, आपने अगर बागनाथ नहीं देखा तो बागनाथ मंदिर कुछ ऐसा है। इसमें सर बहुत बारीक कार्विंग आपको दिखेगी, देखिए। कई
बढ़िया बना रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक विंटेज कार देखिए आप। आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज इंटरनेट की बहुत समस्या हाँ, है। हरीश भाई मेरे को याद आ रहा है, जब हम छोटे थे तो गांव में अच्छा। लोग इसकी तकली बनाते थे, जो बुढ़े लोग थे, तकली अक्सर तकली की बनती थी। जी जी जी। मेरे को याद है हम छोटे थे जब गांव में, तो कटाई बुनाई हमारा विषय हुआ करता था, तो फिर इस समय हम उसकी तकलीफ बनाया करते थे। ओ, किसी किसी विद्वजन, इसका बोटेनिकल नेम डॉक्टर साहब है, कोई हट गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसका नाम वो जो अपूर्व पंत जी ने कहा ना, पाइनस स्पोलिया, वो रॉक्स नाम वर्गी। है। जी जी जी, पाइनस रॉक्स वर्गी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सभी सराहना कर रहे हैं डॉक्टर हरीश आपकी काम की। थैंक यू सर। आगे बताइए। धन्यवाद सर। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा, अरे वाह, इसके अलावा रिंगाल पे भी आपने काम किया है? सर एक मिनट सर, भगवान जी पहले इसको देख थोड़ा लेते कैमरे से हैं। पीछे ले जाइए। ये ना, भगवती जी, सॉरी, आकाश सर सरस्वती सर को सरस्वती आकाश प्रणाम। सरस्वती जी लिख रहे हैं, हाँ, सर। शाबाश हरी, शाबाश मेरे बच्चे। सर आकाश जी हमारे तो आदर्श रहे हैं। इन्होंने जब भी ये हमारे जनपद पे थे तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक कार्य किए। तो बागेश्वर जनपद में जो भी शिक्षक ओ, कार्य कर रहा होगा, सब इनकी प्रेरणा, बहुत बड़ी बिल्कुल प्रेरणा बिल्कुल। इनके पीछे है। ये वाह, सर डॉक्टर और भी भट्ट, देखना इनका चाहें? नाम नोट कर लीजिए, इनको बुलाएंगे एक शो में, आकाश सरस्वती जी को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक फोटो फ्रेम है, मेरे माताजी पिताजी है। प्रणाम दोनों को। धन्यवाद सर। अच्छा, कुत्ता हाँ सर, कुत्ता मेरा ही है। ये नाराज हो रहा लगता है कि मेरे को शो में क्यों नहीं बुला रहे हैं। भट्ट जी, आपके शो को जेट प्लस सिक्योरिटी भी मिल रखी है, देख लीजिए, डॉग स्क्वाड काम कर रहा है, कोई आपको वो न कर ले। सर ये बॉटल है, वाटर बॉटल। जी जी, ये रिंगाल की है मेरे ख्याल है। हाँ, रिंगाल रिंगाल की बॉटल। जी जी। सर आम लोग तो इसमें पानी पीते हैं, जी जी। आर्टिस्ट लोग इसमें पीते हैं। इसमें पानी रुक जाता है इसमें? हाँ हाँ सर, रुक एक्चुअली जाता है? सर हमने क्या, हाँ हाँ, अंदर कुछ इसमें हमने क्या किया ना, इसमें हमने जी एक शीशे की बोतल ली, उसके बाहर से जी। बिनाई की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ थोड़ा, बढ़िया। तो ये आपका सर घर आपको दिख रहा है। कहाँ पे है? कहाँ पे आपका सर घर बागेश्वर? सर मेरा घर है भागीरथी बाईपास पे, बागेश्वर मंडल सिरा में। बहुत बढ़िया। तो जब अगली बार बागेश्वर आऊंगा तो आपसे एक बोतल जरूर ले जाएंगे इसकी। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैं खुद बागेश्वर, कभी आपके हाँ, क्षेत्र में आऊंगा तो मैं खुद ले आऊंगा। बागेश्वर में कई बार आया हूँ, सुंदर अच्छा। जगह है बहुत। अच्छा धन्यवाद सर। अब सर कभी हमसे मिलने आइएगा, मैं तो आप लोगों को अपने विद्यालय बुलाना चाहता हूँ, आऊंगा, आपके विद्यालय भी क्योंकि आएंगे, क्योंकि विद्यालय वो भी ज़्यादा आऊंगा, देखने लायक जगह है। बिल्कुल आऊंगा मैं। जी। तो ये रिंगाल, तो ये आपने जो कलाकृति बनाई है सर भगवती जी, सर ये जो मेन हम बात फिर उसी पर लौट के आते हैं, भगत जी जी या जी जी जी, बक्कल, हम तो थोड़ा भटक रहे हैं। तो एक बार फिर बगेट। से दर्शकों को दिखा दिया है, निकालते हैं वो बता दीजिए। जी, बगैर सर कैसे निकालते हैं, आप कैसे दोबारा पहचान कह होती है दीजिए, उसकी?
मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी भट्ट जी, आप दोबारा कहेंगे? मैं इनका सवाल रिपीट कर देता हूँ कि ये बगोट आप निकालते कैसे? मैं ये कह रहा था कि जो बकेट है इसके बारे में थोड़ा विस्तार जी, जी। कैसे आप करते हैं और कैसे उसको निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे बता हैं कि जो उत्तराखंड के नहीं है, जिन्होंने चीड़ का पेड़ नहीं देखा है, जो उत्तराखंड के हैं जिन्होंने चीड़ का पेड़ देखा है वो तो समझते हैं इस बात को, लेकिन हमारे सर मैं आपकी बात तो पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ आप ये कह रहे हैं कि बगेट हम लोग के कैसे, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसको निकालने से लेके इसको पहचानते कैसे हैं पहले? जी 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 सर, पहचान तो सर पहचान तो इसकी बहुत साधारण सी पहचान है कि आपको जो चौड़े जिनके जो तने वो होंगे ना, जो छाल जो जिनकी चौड़ी, एक्चुअली इसमें वो ब्रैकेट जैसे होते हैं छाल, स्क्वायर उसमें होते हैं, जैसे अलग-अलग आप मैं एक्चुअली कैसे समझाऊँ उसको, चीड़ की छाल जो है अलग-अलग ब्रैकेट्स के उसमें होती हैं, बक्कल जैसे उसमें होती हैं, तो जिनके चौड़े होते हैं, जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं वो समझे जिसको बक्कल कहते हैं, उसको हम यहाँ बगोट कह सकते हैं। बक्कल है ये, नॉट एग्जैक्टली एज छाल, लेकिन ये बक्कल है। अभी एक्चुअली जब आपका एक शायद आपके कार्यक्रम में एक ब्रेक भी होता है, ब्रेक के बाद मैं आपको एक वो दिखाऊंगा, चीड़ की छाल का वो दिखा दूंगा आपको। जी जी वो है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि चीड़ की छाल कैसे होती है, उसके अंदर बकेट कैसा होता है। जी जी यही मैं चाह रहा था कि यही स्पष्ट हो जाए दर्शकों को। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि यार मैं इसलिए ये काट के लाया। मैं अभी थोड़ी देर में आपको, जब आपका ब्रेक होता है मैं उस समय दिखाऊंगा आपको इस सेशन के लास्ट तक आपको जरूर दिख जाएगा। जी जी जो मैदानी क्षेत्र के हमारे दर्शक हैं वो कभी जी, जी। खैर की लकड़ी को देख ले या चीड़ इसके शीशम की लकड़ी को देख ले, उसमें ही बक्कल पाए जाते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा, बिल्कुल चीड़ जैसा नहीं होता है, लेकिन उससे उनको अंदाज आ जाएगा जो खैर का जो बक्कल होता है या शीशम का जो बक्कल होता है, यूकेलिप्टस की खाल होती है अलग अलग, तो ये जी 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 बक्कल है। ये जी, मैं अभी बक्कल संस्कृत का शब्द है और उसी का मेरे ख्याल है बगोट हमारा अभ्रंश हो गया है। गढ़वा, अच्छा आप लोग बगेट कहते हैं या गढ़वाल में बगोट कहते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए सर, एक अच्छी जानकारी थी आपने। जी हाँ, मैं ये जानना चाहता था कि जहाँ पे आप रहते हैं बागेश्वर में, वो तो थोड़ा सा नीचे की जगह है, तो वहाँ जी, रिंगाल जी। मिल जाता है या आपको ऊपर जाना पड़ता है? रिंगाल चीड़ के लिए और बक्कल के लिए या रिंगाल के लिए तो आपको शायद ऊपर जाना पड़ता होगा। जी या एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वो तो घाटी वाला क्षेत्र है, वहाँ तो गर्मी होती है, तो हमारे वहाँ रिंगाल होता भी है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है, उसको कोई खास उपयोगिता नहीं है। तो लेकिन मैं जहाँ वर्क करता हूँ, मैं जीआईसी सलानी में अध्यापक हूँ, कला अध्यापक, तो वो मेरा क्षेत्र थोड़ा हाइट पे है, और वहाँ एक जगह है पांडु स्थल, वो बहुत दर्शनीय स्थल भी है, वहाँ से हिमालय का बहुत शानदार व्यू दिखता है, और शायद वो अभी ये क्या कहते हैं उत्तराखंड सरकार के हेरिटेज में भी आ जाए, तो हो सकता है कि आप लोग वहाँ किसी दिन आए। तो वहाँ जो पांडु स्थल है वो वहाँ हमें बहुत बढ़िया रिंगाल, जिसको देव रिंगाल बोलते हैं सॉरी, जी तो वहाँ मिल जाता है। और वहाँ ये चूंकि वहाँ चीड़ के बहुत पेड़ हैं, चीड़ का तो खैर बक्कल हमें यहाँ भी मिल जाता है, मैदानी इलाकों में भी चीड़ की कोई दिक्कत नहीं है, रिंगाल लेकिन हमें ऊंचाई में ज्यादा हाइट वाली स्थानों पे चाहिए होता है। आपको 5000 फीट से लेकर के 5.5-6 के बीच में मिलता है। जी 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 जी, जहाँ ये बांस का ही थोड़ा सा बांस का ही भाई बनता है। हाँ सर, हाँ उसी ग्रुप का है, और ये थोड़ा झाड़ियों के उसमें होता है, जी जी जैसे बांस भी होता है बड़ी उसमें, लेकिन ये छोटी झाड़ियों के रूप में होता है। जी जी हमारे गुरुजी, हमारे जमाने में गुरुजी लोग पीटते बहुत थे, तो उसकी बेंत बहुत बढ़िया बनती थी रिंगाल की। सर अब वो जमाना तो गया। क्योंकि मेरे ख्याल है हमारे फिर भट्टी फिर चले गए हैं इधर से कहीं। आपने मुख्य पृष्ठ कुछ पत्रिकाओं के लिए चित्रांकन नहीं किया है उनके मुख्य पृष्ठ पर? हाँ सर, हाँ कुछ तो बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ जो डाइट तो की जो पत्रिकाएं कुछ निकली थी, एक दृष्टि निकली थी, एक काव्य है बहुत बढ़िया काव्य संग्रह, जहाँ के
जो हिंदी और कुमाऊनी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। हिंकू उसका नाम दिया गया है। मैंने उसके लिए भी मुख्य पृष्ठ का पुष्टांकन किया। तो आप और स्केच कुछ बनाना पत्रिकाओं के स्केच बनाते हैं या पेंटिंग्स या और रंगों का प्रयोग, मतलब उसमें? सर मेरा वैसे मुख्य विषय तो पेंटिंग है। मैं एक्चुअली मेन रूप में मैं चित्रकारी हूँ, लेकिन अब मेरा रुझान एक्चुअली इसकी ओर को आ गया है कि मैं उत्कीर्णन कार्य करूँ। मैं स्कल्पचर की ओर को अब थोड़ा मेरा रुझान आ गया। मुझे ये काम ज़्यादा पसंद आता है कि क्राफ्ट की तो ओर को मेरा रुझान अब ज़्यादा बढ़ गया। गढ़वाल लेकिन में वो और कुमाऊं साइड में जी। जब ये वुड कार्विंग होती है, जो हमारे पुराने जो दरवाजे जिसको तिवारी बोलते थे, दरवाजे खासतौर हाँ से सर। बनते थे नक्काशी वाले, जी उस पर रंग भी किया जाता था, हाँ सर। हाँ तो आप जो बकेट पे जो कार्विंग करते हैं, इसमें रंग वगैरह से कोई कार्य किया है आपने? किया? सर मैंने अभी तो, क्योंकि इसका नेचुरल का इतना सुंदर है कि मुझे अभी इसमें कुछ आर्टिफिशियल डालने का मन नहीं किया। हमने रिंगाल पे रंग जरूर किया। हमने पहला एक प्रयोग किया था रिंगाल पे, यू आर क्योंकि नॉट रिंगाल एक्चुअली विजिबल। आपने देखा है, क्योंकि आपने रिंगाल देखा होगा ज़्यादातर उपयोगी वस्तुओं के रूप में ही रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। जैसे डोका हो गया या अलग अलग चीज़ें, जैसे फूलदान हो गया। लेकिन हमने उसको पेंटिंग का शेप दिया, 3D पेंटिंग के रूप में हमने उसको हल्का सा उसका रिलीफ वाला टच दिया। उससे हमने अलग अलग जैसे मानवाकृतियाँ बनाई। हमने क्या कहते, स्वच्छ एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक पेंटिंग बनाई। उस पे हमने कलर का काम किया। बगेट पे मैंने अभी सर कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, कि मुझे लगा नहीं कि इसमें कलर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो नेचुरल कलर है बहुत सुंदर है और यूनिक है। जी, वो आप सही कह रहे हैं। तो हो सकता है और आप भविष्य में मैं इसमें ट्राई करूँ। तो रिंगाल वाले पे जो आपने रंग किया है, ऐसा कोई आपके पास कोई नमूना है दिखाने के लिए, जो दिखा सकें आप? सर वो एक्चुअली बहुत बड़ी वो पेंटिंग है, वो स्कूल में है मेरे पास अभी पेंटिंग्स कुछ नहीं है। मतलब आपके मेरा स्कूल आना बहुत ही सारा पड़ेगा। खाली आप ये कहना जी चाहते हैं आप मेरे कि स्कूल आइए। आपके स्कूल आए बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, स्कूल आएंगे जरूर आपके। मैंने कुछ पिक्चर्स भट्ट जी को भेजी थी मैंने रिंगाल की पेंटिंग्स की। ये जो आप बनाते हैं सर ना, ये बकेट का, इसकी ड्यूरेबिलिटी सर, इसकी स्थिरता के लिए क्या करते हैं? कितने लंबे समय तक चल सकता है? खराब सर नहीं ये होता? सर वैसे तो ये बगेट शिल्प ठीक ऐसा ही है जैसे शीशा है। आपने बिल्कुल उसी तरह संभाल के इसको रखना है, क्योंकि ये थोड़ा नाजुक होता है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा आप इसको जी, यही मैं चाह और शिल्प और लकड़ियों के उसकी तरह आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि इतने कमज़ोर भी नहीं है कि ये ऐसे ही टूट जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ता है। ये थोड़ा इस शिल्प की एक थोड़ी सी कमी है कि ये थोड़ा नाजुक है, इसको थोड़ा सा कैलाश सहूलियत से पंजी रखना लिख होता रहे है। छाल बकेट होती है, ऐसा सुना है। कैलाश पंजी पूछे, हाँ सही सुना है सही आपने। कह रहे हैं पंजी, आपका कहना सही। आप बिल्कुल सही, आपने सही सुना भी है, आप देख भी सकते हैं अगल बगल में जाकर के। ठीक सुना है आपने। अच्छा, आपने उनके लिए संजय नाम का एक संस्था बनाई है, सुंदर। एक ग्रुप बनाया है, आगे उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। कलांजय में क्या क्या, कौन कौन बच्चे उसमें शामिल हुए हैं, कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं सर? सर एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल हम लोग शिल्प पे तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। मैं प्रयोग तो करते रहता हूँ, लेकिन होता क्या था कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर हमारे पहाड़ क्षेत्र के बच्चे कक्षा 12 पास करने के बाद या फेल होने के बाद वो दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि उनकी घर की कंडीशंस इतनी ख़राब होती हैं कि उनके लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो कोई फेलियर बच्चा हो तो फिर तो उसके लिए तो तानों से यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही मेरा एक बहुत होनहार मेरा स्टूडेंट प्रमोद नाम है उसका। तो एक्चुअली वो दिल्ली चले गया था, दिल्ली जाके वो बीमार हो गया। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ, तो अक्सर बच्चे मुझसे अपने मन की बातें कह देते हैं, तो मुझे फ़ोन आते रहते हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया एक दिन कि सर मेरी यहाँ तबीयत ख़राब है, मैं तो ऐसे दिन काट रहा हूँ, चलो ऐसा है ये वो ऐसा इधर-उधर की बात है। तो उसकी पीड़ा से मुझे लगा कि यार ये जो स्थिति हमारे वहाँ पलायनवाद है, ये बहुत भयंकर स्थिति है। हमेशा इस पे आपने गीत भी सुने होंगे, बहुत सारी बातें भी सुनी होंगी, बहुत सारी चर्चाएँ भी करेंगे, लेकिन इस पे इसका कोई अभी तक कोई समाधान नहीं, सही दिशा में नहीं आ पा रहा है। तो मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए जो हमारे पास आउट हो चुके या ड्रॉप आउट बच्चे हैं।
तो उनको एक मौका देना चाहिए, जीवन का एक मौका फिर से देना चाहिए, अपनी जगह पे आके वो काम कर सकें। तो मैंने कलांजय करके एक मुहिम शुरू की है। इसमें हम लोग उन बच्चों को रखते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, जो किसी पे मतलब जिनके घर वाले उन पे आश्रित हों, या बहुत गरीब हैं, या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अव्वल नहीं है, तो हम लोग उनको शिल्पकारी सिखाते हैं, अलग अलग विधाएं सिखाते हैं, कला की बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, फिर उनको रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो अभी मुझे बहुत लंबा समय तो इस काम को शुरू करते हुए नहीं हुआ है, 2-4 महीने ही हुए हैं, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत बढ़िया इसमें कार्य किया। मेरे 2 बच्चे अभी स्थापित हो चुके हैं इस क्षेत्र में, वो भी बगेट और रिंगाल से कलाकृतियाँ बनाते हैं। तो उनका बहुत अच्छा यहाँ कलांजलि करके आप बहुत सारे लोग उनकी चीज़ें खरीदते हैं बनाई हुई। तो ये एक छोटी सी मुहिम हो सके तो ईश्वर अगर साथ देगा तो ये मुहिम, मेरा जीवन का लक्ष्य है कि मैं कम से कम 10 बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकूं इस कला के जरिए। डॉक्टर हरीश, आपने मैं जिस ऑफिस में था CCRT में, वहाँ हम बच्चों को छात्रवृत्ति देते हैं, 10 से 14 साल के बच्चे। तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हो सकता है आपको मुकेश बहुगुणा जी या डॉक्टर हरीश भट्ट, डॉक्टर DN भट्ट साहब आपको बताएंगे। उस स्कीम में जरूर अप्लाई करवाइए, बिकॉज इफ दे आर सच ए डिजर्विंग कैंडिडेट्स दे विल डेफिनेटली गेट द स्कॉलरशिप। और ये क्राफ्ट्स में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, हमें देखता हूँ कि राजस्थान से आते हैं अप्लाई करते हैं, लेकिन उत्तराखंड से कोई बच्चा ऐसे आया नहीं अभी तक, जब तक मेरे को याद आता है, जो मेरी स्मरण शक्ति है। तो ये जो आप अच्छा काम कर रहे हैं कलांजय में और स्कूल के बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हो सकता है कोई होनहार निकल जाए। वो स्कॉलरशिप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, देश के मूर्धन्य कलाकार उस स्कॉलरशिप को पा चुके हैं। तो हमें बड़ा गर्व होता है उस CCRT में उस स्कॉलरशिप के काम को देखते हुए। तो मैं चाहूँगा कि आप जरूर करें। 31 दिसंबर लास्ट डेट हुआ करती थी स्कॉलरशिप की, तो उसमें अप्लाई करवाइएगा। डॉक्टर भट्ट जी आपको डिटेल दे देंगे, या CCRT की वेबसाइट देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपके इस काम को देख के। कलांजय मीन्स व्हाट? कलांजय मीन्स व्हाट? कलांजय का मतलब कलांजयम यानी कि समस्त कलाओं की जय हो। कलांजयम। ओ जय जय हो, जय कला की जय तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जी सर, बहुत अच्छा। समस्त कलाओं की जय। आपके समस्त कलाओं से मेरे को याद आ गया, एक 1960s 70s 80s में जो फिल्मों के गीतकार होते थे ना, वो कभी मैं नहीं लिखते थे गानों में, हमेशा देशभक्ति गीतों में लिखते थे हम। अच्छा। तो वही बात है, सब कलाओं की जय हो, कोई भी कला हो, शास्त्रीय हो, लोक हो। बहुत अच्छी। चलिए आगे बताइए कुछ और अपने बारे में। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है आपका एकदम। PCM दिया आपने 12th के बाद, आपने यू सॉ somebody इंस्पायर्ड यू, और वो जो ऐसी बैंक मैनेजर साहब हैं, तो वो जो नीच करते हैं ना, वो बहुत गुणीजन होते हैं, उनका तो हमेशा प्रणाम करना चाहिए, पूजना चाहिए। उन लोग सृजन करवाते हैं, देखिए कितना अच्छा सृजन आपने किया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है गांव में। सभी कह रहे हैं कि कलांजय जो आपकी पहल है, भारतेंदु जोशी जी हैं, अरुण पांडे जी हैं, सब बहुत आपको क्या बात। काफी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को, और कैसे चीड़ के अच्छा, धन्यवाद सर। मैं सर सब बाकी लोगों के वो तो देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे एक प्रदीप जोशी जी का एक वो दिख रहा है कि बहुत अच्छा है। कैसे? धन्यवाद प्रदीप दा। जिस तरह कमेंट्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि आपके काफी सारे मित्र इसको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम। जो स्क्रीन है उसमें अच्छा। दो आ रहे होंगे, एक प्राइवेट चैट आ रही है, शायद जानते हैं आपको, बहुत अच्छा हरीश दिखाई इन्होंने। हरीश भाई, अगर आप लाइव कमेंट को क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट आपके पास आ जाएंगे। अगर आप लैपटॉप पे है तो, मोबाइल पे थोड़ा दिक्कत होगी आपको, लेकिन लैपटॉप पे अगर यहाँ पे, तो आपके राइट हैंड साइड में एक विंडो होगी, उसमें लिखा होगा प्राइवेट चैट एंड लाइव कमेंट। सर हाँ दिख गया। हाँ सर, आप मुझे दिख रहे हैं। जी मोहन चौहान जी। अब आप यहाँ से पढ़कर जी
खुद भी जवाब दे सकते हैं आप, अगर किसी बात का जवाब देना चाहें। जैसे आप लाइव चैट पे कमेंट करेंगे। सर इनमें सर एक नाम है मिस्टर आलोक पांडे जी का। एक्चुअली मैं तो सर कोई मैं अपने आप को कलाकार मानता नहीं हूँ। ममता उपाध्याय पांडे जी, आलोक पांडे जी, जय हो लिख रहे हैं। जी जी हाँ, मैं एक्चुअली मैं इनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। मैं अपने आप को एक्चुअली कलाकार मानता ही नहीं हूँ। प्राइड ऑफ आवर फैमिली। मैं सिर्फ एक मौके का कलाकार हूँ कि मुझे जैसे मौके मिलते गए मेरी लाइफ उधर को टर्न होते रहेगी। तो मैं जैसे ये सर शिल्प की ओर को तो मेरा रुझान था, लेकिन आलोक पांडे जी हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा उनको पता नहीं क्यों लगा कि मुझे, जबकि उन्होंने मेरे को कुछ ट्यूशन्स पढ़ाए थे, पीसीएम ग्रुप के वो फिजिक्स के टीचर हैं, तो मुझे मैथ्स वैथ्स पढ़ाई है उन्होंने। वो जानते भी नहीं थे कि मुझे शायद इनमें रुचि है। उनको पता नहीं क्यों लगा कि वो स्वीप कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे उसके लिए गाना लिखना है, ये मतदाता जागरूकता अभियान के लिए। तो पहला ब्रेक एक्चुअली गीतकार के रूप में मुझे आलोक दा ने दिया है। आलोक पांडे जी को बधाई यार, आलोक पांडे जी को नमस्कार। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया, बहुत प्रेरित किया है, हमेशा मुझ पे भरोसा किया है। कलाकार मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंटरनेट आपके एक मित्र हैं भारतेंदु जोशी जी, जो आपके क्लास फेलो भी हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। जी 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 भारतेंदु जोशी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। चौखुटिया में है आज के लिए। भारतेंदु जी को नमस्कार। जी चौखुटिया में है शायद जी, इनके बड़े भाई साहब सर बहुत बड़े यहाँ बागेश्वर में डॉक्टर राजीव जोशी जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत उनकी गजलें यहाँ बहुत फेमस है भारतेंदु जी की। आप गाते भी होंगे? सर मैं गाता उतना बेहतर नहीं हूँ, मैं गीत थोड़ा लिख लेता हूँ। अपने लिखे हुए किसी गीत को गुनगुनाएंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। सर मैंने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, जब हम लोग बच्चे, जब एक ऐसी साइकोलॉजी होती है कि पता नहीं हम लोग क्या करेंगे लाइफ में, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, पता नहीं कहाँ को जाएंगे। तो उस दौरान पे मैंने गीत लिखा था, पता नहीं वो जी जी मैं वो गाना आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। वो अल्मोड़ा कैंपस में जब मैं था तो भगुणा जी कुछ कह रहे थे आप? मैंने कहा आपको तो बचपन में ये लगता था कि आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। मैंने कहा भट्ट जी को और मेरे जैसे आदमियों को आज तक समझ नहीं आया हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। सर आपकी तो हर अदा निराली है, आपसे हमारी तुलना करना थोड़ा बेईमानी होगी। तो उस समय की एक कंफ्यूजन स्थिति मुझे लगता है हर यंगस्टर के साथ आती है, एक डर जो होता है, एक अनचाहा सा डर। तो उस फीलिंग पे मैंने एक गाना लिखा था, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगा। और प्लीज मेरी आवाज पे मत जाएगा क्योंकि मेरी आवाज बहुत अच्छी नहीं है। जी जी बस एक ही डर है मुझे, इस भीड़ में खो न जाऊं कहीं। बस एक ही डर है मुझे, इस भीड़ में खो न जाऊं कहीं। जगने लगे जब किस्मत मेरी, उस वक्त मैं सो न जाऊं कहीं। कितनी उम्मीदें है मुझसे सबको, कितनी दुआएं मांगी है रब को। टूट न जाए मेरे ये सपने, हंस दे मुझी पर मेरे ही नग में। गर हार जाऊं दुनिया से मैं, रूठ न जाए अपने कहीं। जगने लगे जब किस्मत मेरी, उस वक्त मैं सो न जाऊं कहीं। पंख मेरे चाहते हैं छू लूं इस आसमां को, क्या बात, हौसलों में है उमंगें पालूं सारे जहां को। मैं एक
किरण, बादल में मैं छुप न जाऊं कहीं, बस एक ही डर है मुझे, इस भीड़ में खो न जाऊं कहीं। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप भीड़ में खोए नहीं, आपने अकेले वो भी एक बेहतर रास्ता बनाया। और आपके भीड़ अकेले से बशीर बद्र की एक गजल का 2 लाइनें हैं। जी सर, जी जी, स्वागत है। जिंदगी के चंद लम्हे, जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, जिंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज्यादा चलोगे एक दिन गुम हो जाओगे। तो आप भीड़ से अलग चले, बोले नहीं, आपने अकेले अपना एक रास्ता बनाया और आज भीड़ आपके पीछे है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। धन्यवाद सर, और धन्यवाद। एक शिक्षक सारे लोग आपके शो पर के अंदर है दे रहे हैं और एक से बढ़ के एक आपके प्रशंसा में हमें टिप्पणियां मिल रही हैं, वो आप स्क्रीन पर पढ़ भी मैं आप शेयर कर रहा था। शिक्षकों के आगे बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो आपको क्या लगता है प्रमुख चुनौती क्या है आपके आगे कला शिक्षक होने के नाते, क्या परेशानियां? सर कला शिक्षक होने के नाते एक सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमें एक अलग से माहौल में रह के काम करना पड़ता है। एक्चुअली आपके शो में मैंने बहुत बार सुना भी इस बारे में, बीच में बहुगुणा जी भी बात कर रहे थे कि कला शिक्षक के को मतलब कला विषय को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि वो भी एक पार्ट है हमारे उसका। तो होता क्या है कि सर इसके क्योंकि अंक हमारे हाई स्कूल के उसमें जुड़ते नहीं है, तो इस वजह से स्टाफ के द्वारा और कई बार बच्चों के द्वारा भी इससे थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा हट जाते हैं, तो उससे थोड़ा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि हम लोग बच्चों को प्रेरित करना बहुत मुश्किल होता है, इस माहौल में काम करना बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि मेरे स्कूल में तो बहुत सपोर्टिव है, हमारे उसमें कम से कम 60-70 बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा है कि कला शिक्षक के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। कई जगह तो ऐसा होता है कि उनको पीरियड्स भी नहीं दिए जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन पीरियड होते हैं, वो भी आप उनको अवेलेबल नहीं होते। उनसे कहा जाता है कि यार कोई इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसके नंबर जुड़ने हैं नहीं, इससे अच्छा आप संस्कृत ले लीजिए, इससे अच्छा आप कुछ ऑफिस का काम कर लीजिए। तो ये छोटी-मोटी चुनौतियाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन हम लोग ज़रूर इन चुनौतियों से निपट लेंगे और एक अच्छा माहौल शिक्षा का बनेगा, सभी विषयों के लोग, सभी शिक्षक लोग सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग एक कला के लिए अच्छा माहौल बना लेंगे। और मुझे इसका एक कारण सर क्या लगता है, अगर थोड़ा-सा समय दें आप तो, मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहता हूँ। दरअसल भट्ट जी से अनुमति है? हेलो। जी बताइए सर। हाँ सर, मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि हाँ स्वागत है सर, बोलिए। कला को एक सिंपल विषय की तरह देखेंगे तो कला आपको उतना लाभ नहीं देगी, लेकिन आप इसके साइकोलॉजिकल पहलुओं को देखेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। बात है कि ये आपके शिक्षण में, अध्यापन में और बच्चों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन लाने में बहुत सपोर्ट करती है। दरअसल जब भी किसी अध्यापक के पास चैलेंजेज आते हैं कि मेरे कक्षा शिक्षण में क्या कमियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी है, किसी के शिक्षण में कोई कमी है तो वो है कला की कमी। क्योंकि हमारे पास हमारे शिक्षक इतनी सारी हमारे आस-पास कलाएँ हैं, इतने सारे शिल्प हैं, इतने सारे कौशल हैं, लेकिन उनका उपयोग अपने शिक्षण में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो रुझान होता है थोड़ा नेगेटिव रहता है कला के प्रति। अगर आप आपने बहुत बार ज़िक्र भी आता है कि तारे ज़मीं पर एक पिक्चर आई थी, उसमें बच्चे को डिस्लेक्सिया नाम की एक बीमारी थी, साइकोलॉजिकल बीमारी थी। तो उसको होता क्या था कि वो से भागता था, उसको अंक समझ में नहीं आते थे। तो एक टीचर आता है उसकी लाइफ में और वो उसके परेशानियों को समझता है, उसको उसके सही रुचि की ओर को ले जाता है, तो वो अपनी लाइफ में वापस लौट पाता है। अक्सर हमारे बच्चे टूट जाते हैं क्योंकि हम जो माहौल उनको देते हैं, हमारे जो पहाड़ी परिवेश में, हमारे जंगलों में, दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं, वो बहुत कठिन जीवन जीते हैं। उनका लगभग 12 में से 7-8 घंटा तो 8-10 घंटा तो जंगलों से लकड़ी लाने, घर के काम करने आदि में बीतता है। फिर 5-6 2-4 घंटे तो स्कूल आने में लगते हैं।
क्योंकि 10-10 किलोमीटर का रास्ता होता है, 11-12 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग उनको मनोरंजन के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्रिएटिविटी के लिए कुछ है नहीं, तो उनके जीवन हम बोझिल बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि कला को अगर थोड़ा सम्मान दिया जाए, थोड़ा इसके साइकोलॉजिकल पहलुओं को देखा जाए, तो बहुत बड़ा हम परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी दफोड़ी जी, मैं आपसे कुछ सवाल और करूंगा। उसमें 2 सवाल प्रमुख हैं कि क्या आपने टेराकोटा और जो पेपर मैसी है इन विधाओं पर भी कुछ काम किया है, इस पर बात करूंगा। और बकेट का जो आप हमें रफ हिस्सा दिखाने वाले हैं, रॉ मटेरियल, वो भी हम देखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बकेट का इंतजाम करिए, हम गिरीश चंद्र जोशी जी को लेते हैं, क्योंकि हमारे सवाल का सेगमेंट जो है हम उस पर जा रहे हैं। लगभग 3-4 मिनट बाद हम आपके पास लौटेंगे। तब तक आप अपनी बाकी कलाकृतियां इकट्ठा करके जी रखिए, वो हम अपने दर्शक। ठीक है सर। जोशी सर, मैं तो हूँ। जी सर, एक कल के सवालों के सर हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, और उसके बाद आज के सवाल हम लेंगे। कल का पहला सवाल ये था सर, जो लोग कल नहीं देख पाए वो देख लें कि विराट, सिंधु, साहिब, अकबर, सुल्तान खेलों के अतिरिक्त किस अन्य क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये कल का पहला सवाल था, जिसका जवाब कुछ ही क्षणों बाद जोशी जी हमें देंगे। और जो दूसरा सवाल था कल का, वो है कि देश में प्रथमतः प्रयोग में लाए जाने वाली मात्र 4 मीटर की मशीन, जिसके प्रथम प्रयोग का स्थान बदला और औद्योगिक विकास में इस 4 मीटर की मशीन ने अपने साथ साथ भारत का कद और मान भी बढ़ाया। ये 2 सवाल कल के थे सर, हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है मुझे लग रहा है। जी सर, कल के पहले प्रश्न हाँ, बहुत दिक्कत है नेटवर्क की। जी कल के पहले किसी का कोई उत्तर आया था इसमें सर? मैं ये लेकिन मेरा एक अनुमान है कि ये सुरक्षा के ये दोनों है। विराट, सिंधु जो है हमारी, ये प्रश्न सब्जेक्ट। हेलो वाह, ओके। इनका कुछ राजेंद्र उपाध्याय जी ने भी जवाब दिया था, वो भी शायद कुछ। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर बीच में कट रही आवाज, लेकिन आप बोलिए सर। नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। जो है भट्ट जी, ये सारे नाम विराट, सिंधु, साहिब, अकबर, सुल्तान जो है स्टीम इंजन्स के नाम। गैंग ऑफ वासेपुर में एक अकबर को लाया गया। शोले फिल्म में उस रेल के इंजन का आप सीन भूल नहीं सकते। विधाता फिल्म में शम्मी कपूर साहब, दिलीप साहब रेलवे ड्राइवर्स हैं। ये भाप के इंजन के नाम हैं। आपको आवाज आ रही है? अच्छा, स्टीम इंजन्स के नाम है ये। अरे सर थोड़ा कर विराट, सिंधु, साहिब, ये सारे स्टीम इंजन्स के नाम हैं जो इंडिया में, राइट, स्टीम इंजन्स। ठीक सर, कल का दूसरा सवाल है। अनफॉर्चुनेटली किसी ने इसका ठीक जवाब नहीं दिया। जी ट्राई था, गौरी शंकर जी ने भी कुछ ट्राई। अरे सर, ये बहुत ही दिव्य किस्म के प्रश्न है, इनका जवाब देना साधारण देशों के बस की बात नहीं है। देख सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब मैं असाधारण। आपकी आवाज सर, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपकी तुलना हम किसी भी नहीं करते। नहीं भैया, अरे भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 4 मीटर की मशीन थी, ये पहला इंजन था, स्टीम इंजन,
जो आज राइट आप ये जानते हैं कि देश में मनुष्य की गतिशीलता का इतिहास जो है वो चक्र के आविष्कार से हुआ। जब इंडस में हम कहते हैं कि हमने व्हील द इन्वेंशन, राइट, चक्र हड़प्पा में खुदाई, रेलवे लाइन खुदवाना चाहते थे, तो रेलों का एक बड़ा रोचक इतिहास है हमारे देश में। और वो जो पहला इंजन लाया गया था, वो पहला इंजन बाद में तो हमारे देश में ही बनने लग गए, जैसे मैंने कहा कई सारे नाम। और इसने स्थान जो था, पहले ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि हम हावड़ा से फर्स्ट ट्रेन चलाएंगे, बट फॉर अननोन रीजंस नोन टू देम वी चेंज द हम पहली ट्रेन जो थी फिर हमने ठाणे से चलाई, जिसको हम कहते हैं मुंबई टू ठाणे, राइट। ये हावड़ा से उसका स्थान चेंज करके उसको ठाणे ले जाया गया। और यदि आपको याद, आप कभी आर्काइव्स में जाएं तो देखेंगे जब फर्स्ट ट्रेन चली थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हिंदी कविता प्रसारित हुई थी, और बड़ी रोचक कविता थी और बड़ी पॉपुलर हुई वो कविता। तो ये 4 मीटर की मशीन जो थी वो फर्स्ट स्टीम इंजन which मैंने देखे नहीं, मैं राजेंद्र प्रसाद से माफी चाहता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि इन्होंने कल आंसर दिए थे, बट आई डिडंट सी द आंसर्स। तो कल के प्रश्न थे, आज के प्रश्न, वे अदाकारा कौन है जो फीचर फिल्मों में आने से पूर्व प्रयोगधर्मी फिल्म की हीरोइन बनी और पहली बार इंडिपेंडेंट गाया। लता मंगेशकर जी पहले कोरस में गाती थी एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए। ये फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली बार ही उन्होंने किशोर कुमार के, जो लता और किशोर जी का जो ड्यूट है वो भी इसी फिल्म का है। उस फिल्म का नाम बताना है, अदाकारा का नाम भी बताना है और फिल्म का नाम भी बताना है। Became heroine in the next first feature film. Legendary Lata ji did her first independent playback singing for her in this film, and the first duet with another legendary Kishore Kumar. प्रश्न 2 दूसरा यह है कि वह कौन है जिन्हें 6 वर्ष की उम्र में अपनी माताश्री से मिले उपहार और पिताश्री के विदेश स्थानांतरण से उनकी प्रतिभा को अभूतपूर्व गति मिली। पूरे विश्व में इन प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करके सबसे कम उम्र में, जब तक उनको मिला, सबसे कम उम्र रही थी उनकी, उनको पद्मश्री मिला। उसके बाद उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया गया। नेम द लीजेंड हु एट द एज ऑफ 6 आफ्टर रिसीविंग द गिफ्ट फ्रॉम मदर। मैंने इसमें जेंडर नहीं रखा है, तो बड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। गिफ्ट फ्रॉम मदर एंड फॉरेन पोस्टिंग sharpened was the Padma Shri, and later he was awarded Padma Bhushan as well as Padma Bhushan. जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आपके सवाल बहुत ही लाजवाब है और इन सवालों को याद करना अपने आप में। जी जी सर बोलिए सर, आपकी आवाज कट रही है सर आपकी। तो हम दफोटी जी के पास चलते हैं सर। दफोटी जी, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है कि जो 2 सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछे थे वो आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आपके लिए
कि वो पहला तो जो था कि आप चीड़ का जो बकेट है उसका रॉ मटेरियल, रॉ जो कच्चा स्वरूप है वो हम सबको दिखाने वाले थे और साथ में और भी बहुत कुछ दिखाने वाले थे। तो सर वो पहले दिखा दीजिए एक बार। सर ये छाल ऐसे होती है चीड़ की जी। आप इसको थोड़ा मैं दूसरे वे में दिखाता हूँ। ये हमने छिला हुआ है ना, ये देखिए ये है बगेट, ये छाल है। दफोडी जी दोनों एक एक हाथ में दिखा दीजिए मैं ताकि अंतर समझ आ जाए। एक एक हाथ में दोनों लेके दिखा दीजिए दर्शकों को, बता भी इसको दीजिए थोड़ा थोड़ा निकाल इसके के बारे दिखाता हूँ आपको। में। जी जी। इसकी जो ये छाल है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये ऐसे अलग हो जाती है। ये तो ये छाल ये किसी काम की नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे जो भीतर का हिस्सा मिलता है बगेट, ये कलाकृति के लिए बहुत बढ़िया है। इस पे कुछ भी काम कर सकते हैं। और इसके बाहर ये लगा रहता है, ये वाली छाल जो चौड़े पत्ता वाली छाल होती है, चौड़े छाल जो होंगे वो उसमें आपको बगेट मिल जाएगा। जो बहुत संकुचित होती हैं, छोटे छोटे वाले होंगे उस पे आपको नहीं मिल पाएगा। इस पे कुछ काम, ये खुकरी बनाई है। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये एक हथौड़ा है। वाह वाह। ये एक कुल्हाड़ी है। बढ़िया सर। एक वसूला कहते हैं इसको। सर बगेट में मुख्यतः 3 तरीके से काम होता है। एक तो उद्यम कार्य होता है, जैसे कि वुड कार्विंग में करते हैं। इसमें आप कोई भी आप किसी भी उसमें या तो खुद से कोई चित्र बना के आप उसमें उत्कीर्णन कार्य कर सकते हैं, या फिर आप क्या कहते हैं ट्रेस करके उसमें उत्कीर्णन कार्य कर लीजिए। इसका दूसरा तरीका है स्टिक करके, यानी कि चिपका के। हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। भगवान जी बंदूक देख के बड़ा खुश हुए थे आप। मैं तो ये सर मैंने आपको ये फ्लावर का देख एक के डिजाइन है। जी ये भगवान सर एक जी फूल जी है, जैसे एक पत्ता। अच्छा जी जी, एक बार फिर से दिखाइएगा सर। जी। ये हमने छोटा सा एक फ्लावर एक फूल की पत्ती बना रखी है। इसमें वाह। उत्कीर्णन भी है और इसको हम स्टिक करके भी बना सकते हैं। और तीसरा होता है मिश्रित विधि। इसमें हम स्टिक भी करते हैं, उत्कीर्णन कार्य भी करते हैं। जैसे आपको एक काम दिखाता हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। ये सर एक गणेश जी की हमने एक पेंटिंग बना रखी है। ये म्यूरल, ये रिलीफ वर्क है। जो आप पत्ती मेरे हाथ में देख रहे थे वो यहाँ लगी हुई है, वो स्टिक कर रखी है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हमने अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के ये अलग तरीका काम किया हुआ है, और कामों से थोड़ा सा अलग है। मैं आपके पीछे बहुत सारी किताबें भी देख रहा हूँ। ये सर जी। ये घड़ी जो आप दिखा रहे थे। हाँ सर। ये आपके पीछे एक मास्क सा लगा हुआ है, दाढ़ी वाले कोई है, ये कौन है या ऐसी कॉमन कोई फेस है? सर ये हेनरी डुनान्ट की वो है। ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये आधा काम है। सन हेनरी डुनान्ट जो रेड क्रॉस के संस्थापक रहे हैं, 4 बार उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। ये उनका हम लोग उत्कीर्णन कार्य करे थे। अब ये कार्य पूरा नहीं है, अब इसमें बहुत सारी डिटेलिंग देनी बाकी है। ये फेस हम उनका भाई बना रहे थे। आपके पीछे मैं बहुत सारी किताबें देख रहा हूँ, जो कि बड़ा एक अच्छा हुआ है कि शिक्षक के साथ में
शिक्षक के घर में किताबें दिखाई दे रही है, बहुत आजकल रेयर दिखाई देती है। ये सब ये काशकला पे है या अलग अलग विषयों पे है? ये सर अधिकांश इसमें सब पुस्तकें कला से संबंधित हैं। कुछ कास्ट पे है, कुछ स्थापत्य पे है, कुछ हमारे उत्तराखंड की कलाओं पे है। तो बहुत सारी किताबें, मेरा अच्छा कलेक्शन है इनका। मुझे एक्चुअली शौक है किताबें जमा करने का। मैं बहुत समय से पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक है किताबों का। बढ़िया दपोटी जी, आपने जो ये इनका नाम लिया रेड क्रॉस वाले जिनकी आप मूर्ति बना रहे हैं, मैंने आपका एक गाना सुना जो रेड क्रॉस पर आपने लिखा है और गाया भी है, तो कुछ उस गाने की लाइनें सर आप गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? बहुत खूबसूरत गाना है वो। धन्यवाद सर। वो एक्चुअली अभी रिकॉर्ड हुआ है, अभी कुछ समय बाद वो लॉन्च भी हो जाएगा। मैं आपको कुछ लाइनें उसकी सुना देता हूँ। जी स्वागत है। चलते जाएंगे हम चाहे मुश्किल हो रास्ते, हम बढ़ते जाएंगे मानवता के वास्ते। चलते जाएंगे चाहे मुश्किल हो रास्ते, हम बढ़ते जाएंगे मानवता के वास्ते। हम इंडियन रेड क्रॉस के हैं सच्चे हमराही, सब अर्पण करते हैं सेवा के वास्ते। हम इंडियन रेड क्रॉस के हैं सच्चे हमराही, सब अर्पण करते हैं सेवा की राह पे। हम तूफानों से लड़कर नव अंकुर लहराते हैं, हम अपने खून से बिखरी सांसें लौटाते हैं। कोई आस कभी ना टूटे, कोई ओट कभी ना बिखरे, कंप सुनामी हर दुख में काम आते हैं। हारेंगे जहाँ अपनी पर हिम्मत ना हारे, हारेंगे जहाँ अपनी पर हिम्मत ना हारे। जीवन रक्षा पर हम खुद को ही वारे, हम इंडियन रेड क्रॉस सच्चे हमरा, सब अर्पण करते हैं सेवा की राह पे। आएंगे चाहे मुश्किल हो रास्ते, बढ़ते जाएंगे मानवता के वास्ते। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता था। ऑन कर दिया तो आवाज जी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था कि इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं ये? इस लकड़ी को प्रिजर्व कैसे करते हैं? ठीक है, स्पीकर और सर आप लोग की आवाज टकरा रही है। स्पीकर ऑन है सर। जोशी सर आप फोन से हैं क्या? हेलो, आप इसको, ये लकड़ी को प्रिजर्व कैसे करते हैं? यदि ये सॉफ्ट वुड है, यदि ये बड़ी डेलिकेट वुड है, तो इसको आप प्रिजर्व कैसे करते हैं? सर इसमें हम लोग इसको हमें पानी से बचाना है, और दूसरा इसमें हम लोग वार्निश लगाते हैं सर। वार्निश से बहुत मजबूत जाता है। जी जी जी। और इसमें अगर हम फेविकोल की कोट लगा दें हल्की सी, तो ये और मजबूत हो जाता है। स्पीकर स्पीकर ऑन है दपोटी जी आपका या जोशी सर का? किसी का मुझे लग रहा है। स्पीकर मेरा ऑन नहीं है, मेरा स्पीकर ठीक है। जी को हो रही आपकी तरफ से हो रही है, आप अपना स्पीकर नहीं, मैं तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा सर। मेरी आवाज क्लियर है? बहुत नहीं। अच्छा हरीश जी, एक सवाल और पूछना चाहता था। आपके आपके बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस काम में आपके साथ में, ये जो जी बगेट से जो आप कार्विंग कर रहे हैं?
स्कूल के बच्चे ने भी कुछ बनाया होगा आपके सामने? जी सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग एक्चुअली एक मुहिम चला रहे हैं जो एक कलांजय है, केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो पास आउट हो चुके हैं। हमारे स्कूल के बच्चों में हम लोगों ने एक कला प्रयोगशाला बना रखी है। एक्चुअली हमारा एक भविष्य का प्लान ये है कि हम लोग अपने स्कूल में एक कला प्रयोगशाला को डेवलप करें। वहाँ ऐसे बच्चे जो कला में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, मैं कुछ बहुत सारी विधाओं को मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ आपको पूरा इंडिया आपको एक कमरे में दिखाई, अलग अलग कलाएं, जैसे हम वाली भी रखेंगे, म्यूरल, कुछ रिलीफ वर्क रखेंगे, कुछ पेंटिंग्स, कुछ अलग अलग शिल्प और अलग अलग विधाओं को हम वहाँ रखेंगे। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप लोग कभी स्कूल आइए, वहाँ बच्चों का काम मैं आपको दिखाना जरूर चाहता हूँ। मैं अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं कोशिश करता कि स्कूल से हम लोग लाइव करते तो ज़्यादा मज़ा आता। मेरा प्रश्न है और दफोटी जी, फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने क्या टेराकोटा का भी कोई काम किया है या पेपर मैसी पर कुछ काम किया है सर? जी, मैं आपको पेपर मैसी का एक वर्क दिखाना चाहता हूँ। जी, ये हालांकि पूरा पेपर मैसी नहीं है, लेकिन ये लगभग उसी से बना हुआ है। ये कोरोना हेड बना हुआ है हम लोगों के जागरूकता अभियान के लिए। वाह बढ़िया है सर। ये सर, ये कैसे आपने क्या क्या इसमें मटेरियल यूज किया, कितना समय लगा, जरा बता दीजिए दर्शकों को, एक मैं सर ताकि और टीचर अगर इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सके। इनकी मुझे सर आपकी तरह है। ये सर प्योर पेपर मैसी है, ये पूरा पेपर से बना हुआ है, कागज और पुराने कागज से बना हुआ है। आप मुझसे कह रहे थे कि सर ये कैसे बनाया आप लोगों ने? भट्ट जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हम सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। मैं कह रहा था कि सर ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शिल्प है। खासकर आप देखते होंगे कि हमारी प्रयोगशालाओं में विज्ञान के बहुत सारे ऐसे वो आते हैं, प्लास्टिक के बने हुए आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनका स्थान ये पेपर मैसी ले ले या फिर बगेट का कोई शिल्प ले ले, क्योंकि हम लोग बगेट और पेपर मैसी से आप जो भी कल्पना कर सकते हैं हम लोग वो बना सकते हैं। पेपर मैसी सर पेपर और ग्लू का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप क्या कीजिए कि पेपरों के छोटे छोटे कतरन बना लीजिए और उनको आपस में चिपकाइए। किसी एक अच्छा सा बेस ले लीजिए। आप बेस के लिए मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी क्योंकि बाद में हटाई जा सकती है, या फिर आप बैलून ले सकते हैं, या फिर आप कोई ठोस आवरण ले सकते हैं। उसमें आप चिपकाते रहिए, जैसी आकृति आप देना चाहें उसमें आप दी जा सकती है। और ये बहुत ठोस हो जाता है, इसमें टूटने का इसमें कोई खतरा नहीं है। आप देखिए, आप इसको गिरा भी देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ठोस हो जाता है। अभी हम लोग एक गिटार पे काम कर रहे हैं, अभी पूरा बना नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग गिटार बना रहे हैं। सर से मूवमेंट तो बहुत साफ देखने। वाह ये गिटार बजेगा भी सर? सर अगर हम इसको बगेट से बनाएंगे तो ये बजेगा भी। ये अभी कागज से बनेगा तो नहीं बजेगा, लेकिन अगर हम बगेट से बनाएंगे तो ये बज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हरीश भाई जो कह रहे हैं, बच्चे जो विज्ञान के मॉडल वगैरह स्कूल में बनाते हैं तो वहाँ पे थर्मोकोल का बहुत प्रयोग करते हैं, तो थर्मोकोल की जगह फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। हाँ जी हाँ, आप बगेट से सर कुछ भी बना सकते हैं। आपका जो मन करे आप बगेट से बना सकते हैं। आप जो जैसी आकृति चाहें बगेट से बना सकते हैं। आपको अगर बगेट में, क्योंकि बगेट आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। ये बहुत बहुत एक शीशम
आप बगेट की तरह काम केवल शीशम पे कर सकते हैं, शीशम बहुत महंगा होता है। मैं जी 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 सर आप पूछिए। सर आपकी आवाज आवाज बहुत नहीं नहीं आ रही सर, बोलिए सर। ये ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं, इनके ऊपर आप हैं। सर पूछिए आप, आपकी आवाज मत। ये ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं, इनके ऊपर जी आप हैं, सर आप जी देख लीजिए। बोलिए सर, जोशी सर बोलिए। मुझे लगा सर वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है डेपुटी जी। तो मैं ये कहता था कि आप ये बगेट आपको पूरी आज़ादी देता है किसी भी तरह के काम करने के लिए। आप चाहें तो इसमें कुछ भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहें। ये इतना कोमल होता है कि आप इस पे बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। आप इसमें उत्कीर्णन भी कर सकते हैं, आप इसको चिपका के स्टिक करके भी आप जैसा मन चाहे आकृति बना सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए बहुत बेहतरीन एक उपयोगी शिल्प है। मैं एक आपसे कमेंट पास करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सैल्यूट यू, क्योंकि उसमें नेटवर्क की दिक्कत हो रही सर। वे में एक मुझे लग रहा है कि जोशी सर आप लेडी थी, उनकी को सैल्यूट करना चाहते थे, लेकिन वो अचानक से, तो उनकी जगह मैं चाहूंगा बंगड़ा जी सैल्यूट कर दें आपको, फौजी आदमी बंगड़ा जी अच्छा सैल्यूट करते होंगे। जय हिंद सर, जय हिंद सर। और हरीश भाई, आपको मेरे स्कूल आना है, हमारे यहाँ चीड़ बहुत होता है। 1 या 2 दिन के लिए आप हमारे स्कूल आके वर्कशॉप चलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी, मेरा सौभाग्य होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके ही ना, मुझे जहाँ लोग बुलाएंगे मैं 100% आऊँगा। क्योंकि एजुकेशन के लिए मैं एक्चुअली एक अच्छा कलाकार कभी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा शिक्षक बनूँ, मैं योगदान दे सकूँ, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ याद करें कि हमारे उसमें कोई अच्छा शिक्षक भी रहा है। ये मेरे पास ऑप्शन जरूर था अच्छा कलाकार बनने का, पर मैंने वो उसके बजाय मुझे शिक्षक बनना ज्यादा बेहतर लगा। एक प्रश्न है सर, कलाकृति बनाने में किन औजारों का प्रयोग करते हैं? जी सर। प्रश्न स्क्रीन पर है सर, डॉक्टर ज्योति गांधी हैं, पपीटियर हैं, हमारे शो में आ चुकी हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप कलाकृति बनाने में किन औजारों का प्रयोग करते हैं? जी, हम टोटली पारंपरिक साधनों का उपयोग करते हैं। हमने पहले शुरू किया था कील से सर। कील आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एक मिनट। ये सर आपको कील दिखाई दे रही है? ये सर हमने कील के सिरे को चिपटा किया। हमने स्टार्ट इस काम से किया है। हमने पहले इसी से कुरेदन कार्य इससे शुरू किया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जो बहुत साधारण से उपकरण जैसे आरी और रेती और रुखानिया जो है उनका प्रयोग करना शुरू किया। ये छोटी सी आप रेती देख रहे होंगे, इसे घिस के हम लोग वो करते हैं चीजों को। नैनीताल से दीपक पालीवाल साधारण से जी बहुत साधारण से उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम इस पे मशीन ले आए तो फिर सर हस्तकला का वो सौंदर्य नहीं रह जाता है, आपको उतना मजा नहीं आ पाएगा। जी आर्टिफिशियलिटी ज्यादा आ जाएगी। काम भले ही उससे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन इसमें इन साधनों से कलाकार अपनी आत्मा को शिल्प में उतार देता है। तो मुझे तो पारंपरिक टूल से ही पसंद है। बाकी आप लोग चाहें तो एडवांस भी कर सकते हैं। जी और नैनीताल से ATI से डॉक्टर दीपक पालीवाल हैं, वो बहुत पसंद कर रहे हैं शो को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा टैलेंट इस शो के माध्यम से हम सबके सामने आ रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं सर, लेकिन मेरा एक सवाल एक और था, जो दूसरा भाग था वो अभी रह गया कि आपने टेराकोटा से भी कोई काम किया है क्या? जी हाँ सर, मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत टेराकोटा पे काम किया है। पर मेरे पास अभी दिखाने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं है। हम लोगों ने स्कूल में बहुत ज़्यादा काम किया है। हम लोग के वहाँ जो हम लोग जो चींटियों की जो दीमकों के वो होते हैं, उनसे मिट्टी लेके उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि टेराकोटा कैसे बनता है, क्या उसका वर्क होता है, क्योंकि सारे दर्शक इसको नहीं जानते। आप तो कला शिक्षक हैं, आप या आपके अलावा हमारी मैडम अंजना पंत इस शो को देख रही हैं, उनकी टिप्पणी आपके सामने है कि कला शिक्षक के रूप में जी आपको उसमें कला उत्सव में संभवतः मिली हुई है।
जी, हम लोगों ने एक एक्चुअली सर आंदोलन चलाया था, अंजना मैडम ने भी उसमें से हम लोगों ने कला के अंक जोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की। हमने एक सेमिनार किया, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी वहाँ आए थे, उन्होंने हमें वादा किया था कि हम कला के अंक जोड़ेंगे। अंजना पंत जी, भारतेंद्र जोशी जी, हमारे मोहन चौहान जी का भी मैं कमेंट देख रहा हूँ, वो भी उन लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं कला को आगे ले जाने के लिए और इसके अंक जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। तब मैं अंजना जी को वैसे जानता हूँ। तो ये कह रही हैं कि कला शिक्षक के रूप में संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं तो सर यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी काम को करें तो दिल से करें। दिल से करा हुआ हर काम आपको ज़रूर सफलता दिलाता है और वैसे भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा जगत को कुछ न कुछ देके जाएँ। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी कोशिश करें, सभी शिक्षक कोशिश करें, तो हम लोग उत्तराखंड की शिक्षा की जो परिस्थितियाँ हैं उनको ज़रूर बदल पाएँगे। और आप सर टेराकोटा पे कह रहे थे, सर टेराकोटा सर मिट्टी का वर्क होता है। आप इसको बिल्कुल आटे की तरह तैयार करके उसकी गोलियां बना के और उसके अलग-अलग से बना के आप जैसी चाहें वैसी आकृतियां बना सकते हैं। फिर उनको पकाया जाता है, पकाने के बाद वो बिल्कुल ठोस रूप ले लेती हैं। जी, तो ये आपके बहुत सारे रूप हमने देखे सर, गायक का रूप, लेखक का रूप, एक चित्रकार का रूप, एक शिल्पकार का रूप, और आपने एक अंतिम में आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था अपनी ओर से कि जो आपने लकड़ी पर काम किया है वो तो अद्भुत है। क्या आपने कभी पत्थर पर मूर्ति कला के रूप में भी इसको हाथ आजमाने की कोशिश की कभी? सर पत्थर पे तो मैंने वर्क नहीं किया है, मैंने खड़िया पे काम किया हुआ है। हम लोगों के वहाँ खड़िया बहुत अच्छी मिलती है। आप जानते हैं कि बागेश्वर का क्षेत्र खड़िया के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो हम लोगों ने खड़िया पे बहुत काम किया है, लेकिन खड़िया और पत्थर पे के काम पे बहुत अंतर है। पत्थर बहुत हार्ड होता है, तो अभी मैंने पत्थर पे काम नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैं मौका कलाकार हूँ, मुझे जैसे मौके मिलते हैं मैं अपने आप को वैसे ढाल लेता हूँ। कभी लाइफ में मौका मिलेगा, किसी इवेंट में मेरी ज़रूरत होगी कि मुझे पत्थर का काम करना पड़े, तो एक दिन मैं उसको लेके भी आपके सामने प्रस्तुत हूँगा। मैं कभी गीतकार था नहीं, मुझे मौकों ने गीतकार बना दिया। मैं कभी शिल्पकार नहीं था, मुझे मौकों ने शिल्प बनाने का मौका दिया। मैं कभी चित्रकार था। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो मौके आपको मिले हैं आप उसको चैलेंज की तरह स्वीकार कीजिए और वो आप दिल से चाहेंगे तो काम ज़रूर सफल होता है। जी, प्रदीप जोशी जी आपको कह रहे हैं कीप इट अप। आपके मित्र प्रदीप दा को बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदीप दा बहुत सपोर्ट करते आए हैं। मुझे एक्चुअली बागेश्वर से बहुत लोग मेरे काम को एप्रिशिएट करते हैं। मुझे अलग-अलग तरीके से लोग जानते हैं वहाँ। कोई कला के रूप में जानता है, तो कोई गायक के रूप में, कोई छोटे भाई के रूप में। तो प्रदीप दा का बहुत-बहुत, प्रदीप दा तो अब बागेश्वर छोड़ के जा चुके हैं लेकिन हम लोग उनको बहुत मिस करते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप भगवान सर, जोशी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? फिर ये डॉक्टर हरीश, ये जो बागेश्वर में मैं कहना चाहता था बागेश्वर में जब पिथौरागढ़ को जाते हैं तो बागेश्वर में पराठे मिलते हैं या बाड़ीछीना में पराठे? सर दोबारा बागेश्वर में मिलते हैं या बाड़ीछीना में पराठे मिलते हैं? वो धनिया में मिलते हैं सर। धनिया में से पिथौरागढ़ को जाते हैं तो रास्ते में सर बागेश्वर में आपको भटके, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ जाते हैं और डुबके बहुत फेमस है यहाँ के, आपको मिलेंगे सर धनिया के। हाँ, बागेश्वर के तो नहीं है। आप गिरीश सर से एक निवेदन है। गिरीश सर, मेरी आवाज को सुन रहे हैं आप? भट्ट जी, उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं वही रेणुका जोशी जी पूछ रहे बेस किसका बनता है? उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। गिरीश सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था सर। गिरीश साहब, आवाज सुन रहे हैं मेरी? भगुड़ा जी बेस किसका बनता है? भगुड़ा जी किससे बात करना चाहते थे? सर बेस एक हमारी श्रोता है, वो पूछ रहे बेस किसका बनता है? सर ये आप शायद मंदिर के बेस की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। जो बेस ये वाला हिस्सा है ना, आप इसकी बात कर रहे हैं शायद।
ये वाला बेस। हाँ जी, जी हाँ। ये भी पूरा बकेट से हम लोग कलाकृतियों का, हाँ, पहले पुराने पट्टों को इकट्ठा करते हैं, जैसे जूते का कोई पट्टा हो या साड़ियों का कोई पट्टा हो, उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बीच में हम लोग पुराने पट्टे या कागज से उसको समतल कर देते हैं। तो उसके बाहर से हम लोग अलग अलग टुकड़ों में काट के इस तरीके से बकेट के टुकड़े बनाते हैं और फिर बेस तैयार करते हैं। इसको बराबर छिला जाता है, आप देख पा रहे होंगे। बढ़िया। तो ऐसे और बहुत बारीक से हम लोग, ये तो बहुत मोटा सा काम है, हम लोग बहुत बारीक काम करते हैं इसमें। अच्छा सर, खूबसूरत है बहुत। और मुझे लगता है कि बकेट में आज एक के बहुत बढ़िया काम सर, एक उपयोगिता ये भी है इसकी, आप ये देख पा रहे हैं, ये एक मोहर बनाई है हम लोगों ने जी। इसमें राम राम लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। जी जी जी। मैं सर आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि सर इसमें आप कक्षा शिक्षण में इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आप बच्चों को इसमें आप चित्र बना लीजिए, उत्तराखंड का मानचित्र बना लीजिए, भारत का मानचित्र बना लीजिए, अपने जनपद का बना लें, या फिर कोई ऐसा कोई अच्छे से वर्ड्स लिख लें या फूल बना लें, जैसे हम लोगों ने ऐसे बना रखे हैं। तो आप छाप के बहुत अच्छा छापा चित्र का के कला के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। और सर ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो इसमें आपका बजट का कोई दिक्कत नहीं है। दफोडी जी, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ने नहीं आए आपको? आप चीड़ के बकेट जंगलों में छिलते रहते होंगे, फॉरेस्ट वाले नहीं आए? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट वाले इसलिए नहीं। जी जी जी, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपने की है। दरअसल हम लोग जिस क्षेत्र में आते हैं, बहुत इंटीरियर का क्षेत्र है और वहाँ पेड़ गिरते रहते हैं। हम लोग कभी भी जो जीवित पेड़ होता है उससे हम बकेट नहीं निकालते हैं। हम लोग उन्हीं पेड़ों का प्रयोग करते हैं जिनके जो पेड़ गिर जाते हैं स्वतः से। तो बहुत वो ज़्यादातर जो वृद्ध पेड़ होते हैं वो गिरते हैं, हवा की ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाते। जब ऊंचे पेड़ होते हैं वो गिरते हैं, तो उनसे हमें बकेट भी मिल जाता है और फॉरेस्ट का कोई दिक्कत भी नहीं है सर इसमें। फिर वो भी सपोर्ट करते हैं कि हम लोग अच्छी कलाकृतियाँ बना रहे हैं। नहीं, इस शो के बाद मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में लोग चीड़ के जंगलों की ओर दौड़ेंगे और बकेट ढूंढने लग जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि फॉरेस्ट वाले परेशान हो जाएंगे। डॉक्टर हरीश दपोटी कौन है जिन्होंने आंदोलन चला दिया? सर ऐसा हो गया तो ये भी अच्छी बात है। एक क्योंकि बकेट तो सर, चीड़ तो एक हमारे राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। उनको एक नया स्रोत मिल जाएगा राजस्व का, एक फिर प्रॉपर तरीके से लोग इससे राजस्व हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट को फायदा हो पाएगा, हमारे वन विभाग को फायदा हो पाएगा। जी जोशी सर का नेटवर्क बगुड़ा जी अंतिम सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जोशी जी को बताऊं, आपने एक चीज नोट की कभी कि जब भी जोशी जी ऐसे उंगली उठाते हैं नेटवर्क चले जाता है। फिर चला गया वो। हाँ, इस उंगली इसलिए मत उठाइए कि सारे सैटेलाइट ऊपर हैं, आप सैटेलाइट को उंगली दिखाएंगे तो उड़ा जाता है। मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ आगे जोशी सर। जोशी सर स्पीकर ऑन है आपका? ये आप ही का गड़बड़ था, पकड़ में आया। हेडफोन लगा लीजिए सर, हेडफोन लगा लीजिएगा, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ, उनको उंगली मत उठाइएगा बिल्कुल भी। माइक म्यूट कर रखा है उन्होंने, माइक म्यूट कर रखा सर ने। तो बोगड़ा जी, आप अंतिम सवाल कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए तब तक, जब तक जोशी सर का माइक ठीक होता है। सवाल नहीं, मैं तो इनसे हरीश भाई को ये कहना चाहता था कि ये शिक्षक उससे प्रोफेशन से नहीं है, ये स्वभाव से सीखते। आपका जो स्वभाव है वो शिक्षक का स्वभाव है। आप सर धन्यवाद सर, शिक्षक के अलावा ये बहुत बड़ी टिप्पणी है मेरे पे। चलिए, थैंक यू बगुड़ा जी। सर अभी तक आपके जी सर, अभी तक आपके शो में मैंने देखा कि आपके शो का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें शायद एक मैं ही ऐसा अननोन आर्टिस्ट हूँ जिसको अभी तक कोई मतलब ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है। तो आपके इसमें तो बहुत बड़े बड़े वो है, तो आपकी जो टिप्पणी है मेरे लिए एक पुरस्कार से कम नहीं है। ये मैं बिल्कुल सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। आपने जो मेरा प्रोत्साहन किया, मुझे प्रेरित किया इस कार्य के लिए, आपने मुझे एक अच्छा शिक्षक के
उपाधि दे रखी है, ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। हम तो आपकी विनम्रता के कायल हैं। हम आपकी विनम्रता के कायल हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, मजा आया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने डफोडी जी बहुत ही शानदार काम किया आपने। जोशी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में फिल्म सुखापन की ओर बढ़ते सर? मैं सुन के ही अभिभूत हूँ कि एक छोटे स्थान में अच्छा काम डॉक्टर हरीश कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ इनको बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन जैसे आपने किसी से इंस्पिरेशन लेके ये काम किया, वैसे ही आप इंस्पायर कर रहे बच्चों को। और मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, वो जो बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, वो सिर्फ सीसीआईटी नहीं देता, जो एक मिनिस्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स है वो भी बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। तो आप जस्ट एक्सप्लोर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और बच्चों को प्रकाश थोड़ा सा आगे लाइए, गांव निकालिए वहां से, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली, दिल्ली से सर मेरे बच्चे अमेरिका। सर मैंने पूरा प्लेटफॉर्म देने की उनको कोशिश की है। हम लोग भोपाल और केरल तक जाए, हमारे बच्चे बहुत सारे लोग अल्मोड़ा से दिल्ली, दिल्ली से अमेरिका गए, लेकिन वापस नहीं आए। हमें वापस भी लाना है उनको। नहीं, वो तो उनका पहला कंसर्न था। बिल्कुल मुकेश बाबू जी, वो तो पहला कंसर्न था, समझे नहीं? वो तो पहला कंसर्न था उनका कि पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकना है। और यदि वो मूल्य डाल दिया उनको कि अपने देश के लिए आपने काम करना है, अपने लिए काम करना है, तो वापस जरूर आएंगे। मैं तो एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद आता है कि मैंने एक अपने कार्यालय में, आप विश्वास नहीं करेंगे, असम से कुछ कलाकारों को बुलाया। बांस का इतना सुंदर कार्य किया उन्होंने, इतना सुंदर कार्य किया कि हमने उनकी करीब 10 या 12 स्टॉल लगाए। तो हमारे ऑफिस के सामने कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, और हमने वो बाजार खोला होगा, 10 दिन की या 7 दिन की उनकी एग्जीबिशन थी। बाजार हमने खोला होगा शाम को 2 घंटे के लिए, क्योंकि हम चाहते थे वो जो आर्टिस्ट हैं वो कुतुब मीनार भी देखें, वो दिल्ली का क्राफ्ट म्यूजियम भी देखें, वो रेड फोर्ट भी देखें, वो नेशनल म्यूजियम भी देखें। तो कलाकार को इंस्पिरेशन मिलती है। और एक सज्जन आए, उन्होंने एक दिन में उन 12 दुकानों में जितना सामान था, लाखों का, एक बार में खरीद लिया। अच्छा, मार्केट मिल जाता है, कौन जाने। और वो आगे इंस्पायर करता है। और वो ऐसे आर्टिस्ट थे जो मतलब 50 साल 60 साल के हो गए थे, लेकिन कभी असम से बाहर ही निकले थे। गुवाहाटी भी मुश्किल से आए थे अपने गांव से। वो दिल्ली आए, दिल्ली में तो देख के वो थोड़ा बड़े विनम्र से जैसे होते हैं, कोई बाहर से आता है। हमारे देश की खास खसूसियत ये है कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत विनम्र होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, राइट? जी। और आए तो उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमको ये अच्छा लगा कि उनको एक्सपोजर मिला। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरीश। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। बहुआ जी अभी नहीं दिख रहे हैं, शायद वो नेटवर्क की दिक्कत रही होगी। तो जोशी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दफोटी जी, आपने आज हमारे कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम को और भी ऊंचाइयां दी, 4 चांद लगाए, जिसे हम कहें अगर मुहावरों की भाषा में, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत एक यूनिक आपकी कला है, और मैं चाहूंगा कि ये कला पूरे देश में पहुंचे, क्योंकि वो चीड़ का बगट वैसे भी वेस्ट मटेरियल है, वो और किसी काम में आता भी नहीं है, जितनी जानकारी मुझे है। हाँ सर, और किसी तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं तो चाहूंगा कि आप देश भर के प्रदेश के बच्चों को इकट्ठा करके इसकी कार्यशालाएं करें, 1-1 महीने की, 2-2 महीने की, ताकि उनको रोजगार का एक माध्यम मिले। और जो पर्यटक बाहर से आते हैं हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे जो पर्यटक आते हैं दूसरे हिस्सों से, वो इसको सोविनियर के रूप में, गिफ्ट के रूप में खरीद के अपने मित्रों के लिए ले जाएं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और चीड़ जिसे कि बड़ा मतलब बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं हम पर्यावरण के हिसाब से, जी हाँ, तो वो भी थोड़ा सा उसके भी नंबर बढ़ जाए। जी जोशी सर, कुछ कह रहे हैं? मेरे को ये लगा कि जैसे दीक्षा जी आई थी, या रमेश जी आए थे बाड़मेर से, वो ऐसे आर्टिस्ट थे जो वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका हम कुछ ऐसा मीटिंग करें आफ्टर दिस कोविड-19 कि वो डॉक्टर हरीश से मिले, क्योंकि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट से उसी पैटर्न पे काम करते हुए बहुत चीजें सीख जाता है। जी सर, बिल्कुल। उनका भी विकास होगा, इनका भी विकास होगा, क्योंकि जैसे दीक्षा जी बता रही थी, उन्होंने कागज की लुगदी से बहुत काम किया, बहुत काम किया। सारे ऑब्जेक्ट्स उनके वो, या ज्योति गांधी जी ने किया, जो पपेट्स उन्होंने बनाए थे वो सब कागज की लुगदी के थे, है ना? तो ये ऐसे कुछ जो प्रैक्टिकल वर्क वाले हमारे वक्ता आए हैं, इन सबकी मेरे को लगता है एक मीटिंग हमको करनी चाहिए। करेंगे सर।
वो जी हमारा सर, जो 3 दिन का प्रस्तावित कार्यक्रम है, सेमिनार है, उसमें हम इन लोगों की कार्यशाला भी रखेंगे और उसमें हमारे बच्चे भी कुछ होंगे और कुछ टीचर्स भी इनसे सीखेंगे। ये हमारे आने वाले बिल्कुल भविष्य सर। के एजेंडे में शामिल है। हम सब एक दिन मिलेंगे, जितने भी लोग इस टीचर शो में आ रहे हैं, हम सब एक दिन एक जगह मिलेंगे जी सर। और एक दूसरी कलाओं को जानेंगे। बिल्कुल और सर। प्रगट के काम की बहुत बड़ी एग्जीबिशन दफोडी जी की लगेगी और दफोडी जी सिखाएंगे भी सर हमारे बिल्कुल। लोगों को। वाह क्या तो बात है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। दफोडी जी आप शो के बाद इसको देखिएगा फेसबुक में और मैं आपको इसका जी, जी। वीडियो आपको भेजूंगा यूट्यूब लिंक के रूप में। इनका नाम लेना इतने लोगों का संभव नहीं है। हंसी रौतेला जी हैं, आलोक पांडे जी हैं, ममता उपाध्याय जी हैं, प्रियंका मेहता जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, डॉक्टर राजीव जोशी हैं, प्रदीप जोशी जी हैं, रेणुका जोशी हैं, दीपक मेहता हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं और बहुत पूरे देश से उड़ीसा से स्वयं साहब हैं। सबको हमारा नमस्कार। जी जितने भी श्रोता जी हैं सर, आपके सभी सबको हमारा दर्शकों को, नमस्कार। सर श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी सभी जी को, तो बहुत सभी के उनके शुभाशीषों के प्रति लिए आभार। उन्हें सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओके, गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अस। दफोटी जी, दफोटी जी, सर हेलो, हाँ जी, हाँ सर, भट्ट जी बताइए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं दफोटी जी? जी मैं आपको सुन कार्यक्रम पा को रहा हूँ। समापन किए जाते हैं सर, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और कल हमारे साथ शाम 7 बजे हरियाणा से वंदना शर्मा होंगी। वो बहुत अच्छी गजल गायिका हैं और क्लासिकल सेमी क्लासिकल गाती हैं। तो संगीत शिक्षिका हैं हरियाणा से वंदना शर्मा मैडम। कल वो हमारे साथ होंगे। तो ठीक 7 बजे आप हमसे मिलिएगा। कल संगीत की स्वरलहरियां फिर से एक बार इस कार्यक्रम में रहेगी। कौन से जिले सर से कैथल से है संभवतः, कैथल कैथल से होंगे। मेरे पास अभी डिटेल नहीं है। तो वंदना शर्मा जी कल हमारे साथ रहेंगी। हम उनके स्वरलहरियां, उनकी गजलें, उनके गीत, उनके रुबाइयां सुनेंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे अनुमति चाहते हैं और एक बार पुनः हम दफोडी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे शो में आए, हमारे दर्शकों को एक नई कला से परिचित कराया। सबको नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप सभी को प्रणाम कि आपने मुझे मौका दिया, एक मंच दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये शो एक दिन टीवी पे जरूर आए। तो उस दिन का वेट करते हैं। आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। टीवी पे आए।